स्टूडेंट, अभी तक अपन ने वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की। आज हम उसी के ऑर्डर में यहाँ पर है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड देखेंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ में ही जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, उसके ऊपर भी आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी हम यहाँ पर कमांड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ये मेथड भी अपन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अपन इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चंस का करते हैं या फिर वहाँ पर अगर लिमिट वाला कोई क्वेश्चंस पूछा गया, निश्चित समाकलन का कोई क्वेश्चंस पूछा गया है, उस केस के अंदर अगर वहाँ पर जो है वो खंड से समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पर हमको उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। या फिर नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल भी है, निश्चित समाकलन भी है, उसमें भी वहाँ पर अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बीच में कहीं ऐसी स्टेप आ जाती है जहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर है वो इस मेथड का यूज होगा। इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लंबा जरूर है लेकिन बहुत इजी है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, जैसा कि वहां पर डिफरेंशिएशन के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है u डॉट v। ठीक है, u और v का डिफरेंशिएशन अपन करवाते हैं, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। एज इट इज यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करवाना है अगर दो फंक्शन मल्टीपल में, तो यहाँ पर फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूले की क्या फॉर्म यहाँ पर आएगी, कैसे फॉर्मूला चेंज होगा, तो यहाँ पर इस तरह से इसका रिजल्ट बनेगा। फर्स्ट हम यहाँ पर एज इट इज रखेंगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करवाएंगे हम सेकेंड फंक्शन का, फर्स्ट एज इट इज, इसी के मल्टीपल में इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पर होल इंटीग्रेशन आएगा, पूर्ण समाकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसके बाद करली ब्रैकेट बना दीजिए और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद में यहां पर इसी के मल्टीपल में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसको हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे जो भी ये पूरा रिजल्ट है उसको। ठीक है, मतलब यहां पर फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई होगा दोनों का। उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसका हमको वापस x के रिस्पेक्ट में, या जो भी क्वेश्चंस में आपको फंक्शन दिया हुआ होगा थीटा फाई, उसके रिस्पेक्ट में हमको अगेन उस फंक्शन का क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करवाना है। इसलिए इस वाले इंटीग्रेशन को हम होल इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण समाकल। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकेंड का इंटीग्रेशन और करली ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर है वो dx लिखेंगे। ये जो dx है वो पूर्ण समाकल के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर जब भी हमको कोई क्वेश्चंस दे रखा होगा तो हमको फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर है वो एक ऑर्डर याद रखेंगे आइलेट का। ठीक है, जो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले 11th क्लास के अंदर, ये ILATE। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म आप सभी को पता है, I मीन्स इनवर्स फंक्शन यहाँ पर रहेगा। I का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन, है ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरह से यहाँ पर है वो इनवर्स फंक्शन आ जाएंगे। साइन इनवर्स रूट ऑफ x भी आ सकता है, कॉस इनवर्स 1/x भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि थीटा वहाँ पर x की फॉर्म में ही हो। ठीक है, वो थीटा की फॉर्म कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले I का मतलब यहाँ पर हो गया इनवर्स फंक्शन से। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लघु गुणकीय फलन सारे इसके अंदर आएंगे, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 1/x, लॉग ऑफ रूट ऑफ x, रूट ऑफ लॉग ऑफ x, कुछ भी इस टाइप से फंक्शन होंगे। फिर उसके बाद में A का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन मतलब यहाँ पर है वो बीजगणितीय फलन होंगे, बीजीय फलन होंगे। ठीक है, बीजीय फलन का मतलब ये हो गया कि फंक्शन आपका जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया बीजीय फलन। रूट ऑफ x हो गया, कुछ भी बीजीय फलन होगा x की फॉर्म में वहां पर रिजल्ट दिया हुआ होगा। फिर इसके बाद t का मतलब है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर साइन एक्स, साइन रूट ऑफ एक्स, टेन एक्स, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। फिर ई का मतलब हो गया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन के अंदर e रेज़ टू एक्स, एटसेट्रा, यहाँ पर ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो
चरघातांकीय फलन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले जो आ रहा होगा वही अपना जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो बाद में पढ़ रहा होगा वो अपना सेकंड फंक्शन होगा। अब कैसे फर्स्ट और सेकंड, जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि i इज इक्वल टू हमको दे दिया एक्स स्क्वायर डॉट साइन एक्स डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाला फंक्शन है वो क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इस ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में पहले कौन आ रहा है, तो हम देखेंगे एल्जेब्रिक फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन अपना जो है वो फर्स्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर फंक्शन का सिलेक्शन करना होता है। तो कोई भी अपन एग्जांपल इसके अंदर लेकर चल सकते हैं। जैसे इसके अंदर हो गया ई रेज टू एक्स डॉट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसका खंडशः समाकलन करवाना है तो उससे पहले हमको फंक्शन का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई रेज टू एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और एक्स क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो इसके अंदर पहले कौन आता है, इस ऑर्डर के अंदर पहले एल्जेब्रिक आता है और बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो एल्जेब्रिक एक्स वाले फंक्शन को तो फर्स्ट दे देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ पर कौन सा फंक्शन दे देंगे, सेकंड, भले ही वो वहाँ पर पहले लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एक्स होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, ई रेज टू एक्स। फिर ये फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करने के बाद में हमको इस फॉर्मूले के अंदर ये जो रिजल्ट है वो अप्लाई करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये अपन ने ले लिया x डॉट साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर और या फिर अपन इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल का इनडेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस को हमेशा हमको आई के इक्वल मानकर चलना चाहिए, क्योंकि इसका यूज कई बार आगे आ जाता है। तो आई के इक्वल मान के चलो और उसको फर्स्ट रिजल्ट भी आप देकर चलो साथ में। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हमको पता है कि दो फंक्शन, एक तो एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीपल में। दोनों मल्टीपल में तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगेगा, खंडशः समाकलन। तो उस केस के अंदर हम फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे और फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास में ऑर्डर है वो आइलेट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, उसके बाद में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम है वो इनको फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे। अब देखो फॉर्मूला एक बार वापस हम यहाँ पर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर वापस dx। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ये आई यहाँ पर, ये आई है, आई फॉर इंटीग्रेशन, और ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए मैंने लिखा, ये आई नहीं है, ये फर्स्ट है। अब यहाँ पर अपन x एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट में क्यों कौन है, x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको करवाना है, डायरेक्ट ही आप 1 लिख सकते हो। फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पर सेकेंड फंक्शन अपना साइन एक्स से करली ब्रैकेट बंद कर लेंगे और dx लगा देंगे। अब यहाँ पर x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और पीछे जो dx है वो एच डी इसके साथ में चलेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी आएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज लेते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर अपन डिस्कस करते हैं, जैसे x डॉट ई रेज टू एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करना है। तो देखो x ई रेज टू एक्स क्या है, सेकंड लास्ट वाला है, सबसे लास्ट में, तो ये क्या होने वाला है, सेकंड ही होने वाला है। और x आपका क्या है, यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर वापस dx। तो x ई रेज टू एक्स माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, फिर यहाँ पर x ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स अगेन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ई रेज टू एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा।
ई रेस टू एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्स डॉट ई रेस टू एक्स का रिजल्ट भी हमको डायरेक्ट अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है। जैसे हम यहाँ पर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे याद रखते हैं उसी तरह से, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट टाइप के कैसे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनके लिए हमको यहाँ पर सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन खुद को करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर है वो इंटीग्रेशन ऑफ अपन लेकर चले log x, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ये दो क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर यहां पर जब भी log वाला फंक्शन आपको अकेला दिया हुआ होगा, उसके साथ में और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होगा, या इनवर्स फंक्शन चाहे tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स कुछ भी हो, अकेला फंक्शन है, उसके साथ में कोई और फलन नहीं है, उस केस के अंदर उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करवाने के लिए हमको सेकेंड फंक्शन हमेशा 1 लेकर चलना है। सेकेंड फंक्शन हमेशा क्या लेकर चलेंगे अपन, 1 लेकर चलेंगे। कब, जब log का कोई भी फंक्शन अकेला दे रखा हो, ऐसा नहीं कि x log of x दे दिया, उसके अंदर नहीं, सिर्फ log x। तो यहां पर हमने द्वितीय फलन जो है वो 1 लिया है, सेकेंड फंक्शन 1 लिया है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये कौन सा फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन यहां पर करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है 1, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो यहां पर 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रेशन यहां पर x हो जाएगा, log ऑफ x एज इट इज, माइनस log ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, dx का वापस x, और पीछे ये dx है तो x से x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x log ऑफ x माइनस dx। dx का इंटीग्रेशन वापस हम क्या लिखेंगे, देखो सिर्फ dx बचा, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। x यहां से कॉमन ले लेंगे तो log ऑफ x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, ये अपना आंसर है। या फिर x log ऑफ x माइनस log ऑफ e बेस टू e प्लस कांस्टेंट c, x log ऑफ ex, सॉरी log m माइनस log n, log m अपॉन n, log x अपॉन e प्लस कांस्टेंट c, ये भी अपना आंसर है। यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये भी अपना आंसर। तो ये दोनों रिजल्ट जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इसी तरह से इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन देखते हैं, जो अकेला tan इनवर्स x दे रखा है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। इस केस के अंदर सेकेंड फंक्शन को हमने क्या ले लिया 1। अब यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, जो भी हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले आप यहां लिख दो, ये फर्स्ट है और ये क्या हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पीछे वहां पर वापस dx लगेगा होल इंटीग्रेशन के लिए। तो यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसको हम आगे लिखते हैं, इसके पास में भी लिख सकते हो, लेकिन क्या जल्दबाजी में कभी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं फास्ट, तो tan इनवर्स x डॉट x, तो tan इनवर्स x स्क्वायर अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसका इंटीग्रेशन, उसका रिजल्ट हमेशा अपन को आगे लिखना चाहिए। क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम के अंदर स्पीड एक्यूरेसी का अपन जो है कंसेप्ट लेकर चलते हैं, हमको फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कई बार हमको पता भी नहीं होता है कि हम कौन सी गलती कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, हमको पता ही नहीं रहता, जब एग्जाम देकर बाहर आते हैं तभी जब पेपर वापस देखते हैं तो पता चलता है यार ये गलती कहाँ से हो गई। तो ये मैथ्स का एग्जाम है, यहाँ पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा कोई दूसरा कोई आर्ट्स बेस का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मतलब अपन देख के सीधा आंसर भर ले। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करवाना है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर x dx, ठीक है, 1 का हो गया x। अब यहाँ पर वापस देखो किस तरह से यहाँ पर है वो मेथड के अंदर मेथड बनते हैं। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यहाँ पर वापस देखो क्या आ गया, यहाँ पर अगर इसको अपन व्यवस्थित तरीके से लिखे x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को t मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और यूज आ गया सब्स्टिट्यूशन का, तो कौन सा मेथड किस क्वेश्चंस में कहां पर यूज आ जाएगा अपन को पता नहीं रहता है। हमको इसीलिए ही मैथ्स के अंदर सारे कंसेप्ट, फॉर्मूले, सारी चीजें बिल्कुल कंटेस्ट होनी चाहिए। अगर हम कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, कंसेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, t हमने मान लिया, इसको सब्स्टिट्यूशन
मेथड, प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2, जिसकी जरूरत नहीं है उस कांस्टेंट को हमने ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा x डॉट tan इनवर्स x माइनस, अब देखो x dx ये पूरा रिजल्ट यहाँ से हट चुका है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे dt/2, तो 2 यहाँ पर आगे ले लेंगे हम, ऊपर वाले रिजल्ट की जगह dt हो जाएगा और नीचे पूरा रिजल्ट हम क्या लेकर चले t लेकर चले। आप यहाँ पर x² + 1 पूरे को t लेकर चले, आप सिर्फ x² को भी t लेकर चलते तो भी आंसर वही आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर x डॉट tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt/t क्या हो गया log ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो x डॉट tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ, अब t का रिजल्ट हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जब इनवर्स फंक्शन अकेला होगा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला होगा, देन ऑलवेज सेकेंड फंक्शन शुड बी टेकन 1, हमेशा उसको क्या लेकर चलना चाहिए, अपन को 1 लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से इसको अपन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही है ये, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा बोले कि यहाँ पर tan इनवर्स अकेला फंक्शन है और सेकंड फंक्शन को 1 लेकर चलो, तो फिर सही नहीं होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x होना चाहिए सिर्फ, जबकि यहाँ पर x की जगह क्या दे दिया 2x/1 माइनस x² दे दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड फंक्शन को हम यहाँ पर 1 लेकर ना चल के x की जगह पहले सब्स्टिट्यूट करके इसको ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको पता है tan 2θ का फॉर्मूला है। ठीक है, tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan का tan की फॉर्म में हाफ द एंगल, tan का tan की फॉर्म में हाफ द एंगल, tan 2θ इज इक्वल टू होता है 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में फॉर्मूला है। तो यहां पर हम क्या करेंगे x की जगह लेट मानकर चलेंगे x इज इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने tan θ ले लिया। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां पर हमने इसका ये रिजल्ट इस फॉर्म में लाकर रख दिया है पहले से, क्योंकि अपन को पता है जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर कहीं पर भी थीटा में नहीं आना चाहिए, आंसर हमारा किस में आना चाहिए x में आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन अपना x में, थीटा तो हम मान के चल रहे, तो आंसर आने से पहले हमको थीटा को रिमूव करना है यहाँ से। तो इसके लिए हमने वहां पर इसको इसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है। अब अपन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो dx लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते ही है हमेशा, tan थीटा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं, तो d θ/dx आएगा, वही dx हमने इधर ट्रांसफर करके लिख दिया। तो इस बार हमको यहाँ पर अब dx की जगह क्या लिखना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखना है। तो अब जहाँ पर भी x और dx है उसकी जगह ये रिजल्ट हम पुट कर लेंगे, तो tan इनवर्स 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर dx की जगह हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। तो tan इनवर्स, अब ये जो फॉर्मूला है अभी अपन ने इधर डिस्कस किया है कि 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है tan 2θ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan 2θ, इस फॉर्मूले की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास में sec स्क्वायर थीटा d थीटा है ये, अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा और यहाँ पर 2θ बचेगा, 2 को हम आगे ले लेते हैं, थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात आ गई, देखो एक तो आपका थीटा है और दूसरा आपका क्या है sec स्क्वायर थीटा, दो फंक्शन दे रखे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो थीटा है उसको हम ट्रीट करेंगे x के जैसे ही, एल्जेब्रिक फंक्शन के जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो एक बार थीटा है उसकी जगह अपन x पढ़ते हैं, तो x पढ़ने पर हमको क्या मिल रहा है x डॉट sec स्क्वायर x dx। ऐसा अगर रिजल्ट आपको दिखे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इस केस के अंदर जब आइलेट वाला कंसेप्ट हम देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए आइलेट के हिसाब से फर्स्ट आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा और सेकंड आपका कौन सा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा।
तो इसके अंदर जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, सेकेंड। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। टू कांस्टेंट है जो सबसे आगे, तो हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, वो सबसे बाहर निकल गया। अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, खंड से समाकलन। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करवाएंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा है। एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में करवाते हैं, थीटा। फिर यहाँ पर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर वापस लास्ट में डी थीटा लिख देंगे होल इंटीग्रेशन के लिए। फिर यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम कर लेते हैं बंद, क्योंकि ये जो 2 है वो पूरे ही फंक्शन के मल्टीपल में, पूरे इंटीग्रेशन के मल्टीपल में 2। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, 10 सेक स्क्वायर थीटा का वापस अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। अब आप चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई करवा सकते हो सेपरेटली, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो tan थीटा या tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने डिस्कस किए थे, tan थीटा का इंटीग्रेशन, sec थीटा का, cosec थीटा का, cot थीटा का, ये रिजल्ट हमको डायरेक्ट याद रखने चाहिए, इनका भी यूज़ बार बार आता है। तो यहाँ पर जो है वो tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x या फिर माइनस log ऑफ cos x, ये दोनों ही रिजल्ट है। तो यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन हम क्या लेंगे, log ऑफ sec x, x की जगह जो थीटा है तो थीटा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x हो गया, और प्लस कांस्टेंट यहाँ पर हम c लगा देंगे। अगर किसी को ये इंटीग्रेशन पता नहीं है, मतलब फॉर्मूला अगर भूल जाता है कि यहाँ पर जो है वो log ऑफ sec x था या log ऑफ क्या था, दिमाग से निकल जाता है, उस केस के अंदर tan को आप यहाँ पर इस तरह से साइन अपॉन कॉस लिखकर नीचे वाले फंक्शन को t मानकर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, dt अपॉन t हो जाएगा। तो log ऑफ t करके फिर माइनस में आएगा, तो माइनस log ऑफ t करके आंसर आएगा माइनस log ऑफ cos x। उसमें आप उसको पावर को आगे लाओगे, माइनस वाली को उल्टा करोगे तो सेक में बदल जाएगा। तो कभी फॉर्मूला हम भूल भी जाए तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम है वो 2 को कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे ही रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी अपना ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन अपना x में था, तो अगेन इसका यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, जो विलोपन करना पड़ेगा, और रिजल्ट जो लाएंगे वो tan इनवर्स x के अंदर लाएंगे, जो भी x दे रखा है। तो जहाँ जहाँ पर भी थीटा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। फिर यहाँ पर डॉट tan थीटा था तो tan एज इट इज, बट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x ब्रैकेट में लिखेंगे इसके साथ में, क्योंकि थीटा है इसके साथ, तो थीटा इस तरह से ब्रैकेट में आएगा -2 log ऑफ sec। अब थीटा की जगह अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। जहाँ जहाँ पर भी थीटा है उसकी जगह हमने tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, अब tan से tan इनवर्स हट गया, tan से tan इनवर्स हट गया और रिजल्ट क्या आया, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ, अब देखो बाहर sec है, ठीक है, और अंदर क्या है, tan इनवर्स। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाहर अंदर जो अगर अपन tan इनवर्स x की जगह sec इनवर्स x ला देते हैं, बना देते हैं tan इनवर्स x की जगह, तो यहाँ पर जो है वो sec से sec इनवर्स हट जाएगा। इस कंडीशन के अंदर sec को tan इनवर्स से हम रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए अंदर हमको tan इनवर्स x की जगह क्या लाना पड़ेगा, sec इनवर्स x। तो या तो इस फॉर्म में आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स और sec इनवर्स x के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, वो फॉर्मूला लिखकर आप ला सकते हैं, या फिर इसको ट्रायंगल मेथड से भी अपन कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x को हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए फाई के इक्वल लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, जैसे यहाँ पर tan फाई, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे, लाल कक्का वाला जो मेथड है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल हम क्या लेकर चले, फाई, न्यूनकॉन फाई लेकर चले, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। तो अब लाल कक्का के कंसेप्ट से या फिर PBP अपॉन HHB, इसके कंसेप्ट से अगर अपन देखें तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर अपना क्या है, x है, और बेस कितना है, नीचे कुछ नहीं था तो अपन ने 1 लिखा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो गया, 1 हो गया। लंब तो हो गया आपका x और आधार कितना हो गया आपका 1। अब हम यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम का यूज लेकर हाइपोथेनस निकाल देंगे, कर्ण निकाल देंगे इसका।
तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो है यहाँ से कर्ण निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में कर्ण निकल गया। अब अपन को जरूरत किसकी है यहाँ पर अंदर, सेक इनवर्स की जरूरत है। तो टेन इनवर्स का कन्वर्जन हम सेक इनवर्स के अंदर करेंगे। तो सेक इनवर्स, तो ये हमको पता है कि सेक फाई का रिजल्ट यहाँ पर है वो क्या निकलने वाला है, हाँ जस्ट उसका कॉस का अपोजिट, हाइपोथेनस अपॉन बेस या कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर जो है वो हाइपोथेनस हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस कितनी है 1। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या निकला, सेक इनवर्स, दोनों तरफ सेक इनवर्स ले लेंगे हम, तो सेक से सेक इनवर्स हट जाएगा, वहाँ पर सेक इनवर्स लग जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही जो फाई था वो किसके इक्वल था, वहाँ पर टेन इनवर्स एक्स के इक्वल था। तो फाई टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है और फाई सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 log ऑफ सेक, अब टेन इनवर्स एक्स की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आएगा एक्स डॉट टू आगे ले लो, सबसे कांस्टेंट है 2x टेन इनवर्स x माइनस 2 log ऑफ सेक से सेक हट चुका है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। 2x डॉट टेन इनवर्स x, अब यहाँ पर देखो log m पावर n, या जो पावर है इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर है, हाफ। तो हाफ पावर अगर आगे आ जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से अपॉन 2 कट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये भी अपने पास में आंसर है, तो दोनों ही है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये काम भी अपन को करना आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है वो इन्वर्स फंक्शन को चेंज करते हैं। तो हमारे कोर्स में भी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे ये, लेकिन यहाँ पर इसका यूज बहुत आता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो अपन को इसको अच्छी तरह से अपनी कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर यहाँ से अगर हमको इसको हटाना है, अगर अंदर सेक इनवर्स लाना है, तो एक तो ये मेथड है ट्रायंगल वाला, और दूसरा हमारा मेथड होता है यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले वाला। तो ये जो हमने यहाँ पर इसका कन्वर्जन किया है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला ही है। क्लियर हो गया, ये हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला ही बनाया है। क्यों फॉर्मूला बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो फाई था अपना वो टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में ही था, यहाँ कोई रूट ऑफ एक्स या 1 अपॉन एक्स या ऐसा नहीं था, वो थीटा की फॉर्म में ही दे रखा है, एक्स की फॉर्म में ही दे रखा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसका ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप याद रखो तो टेन इनवर्स एक्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बातें हो जाती है, या तो फिर आप फॉर्मूला याद रखो, टेन इनवर्स आ गया इसकी जगह ये पुट कर लो, या फिर सेक इनवर्स आया और उसकी जगह टेन इनवर्स रखना है, तो यहाँ पर सीधा सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले आप यहाँ पर है वो सबकी इस तरह से बना सकते हो। टेन इनवर्स एक्स का हमने कन्वर्ट कर दिया सेक इनवर्स एक्स के अंदर, इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स को जो है हम और किसी दूसरे रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करके ला सकते थे, ठीक है। तो या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो या ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाला मेथड इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि बाई चांस अगर हम फॉर्मूला हमको याद नहीं है, भूल गए, ठीक है, तो हम ट्रायंगल मेथड से कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वो आना बहुत जरूरी है इसके अंदर। ये अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पर ये जो शॉर्ट ट्रिक है, जो इसके ऊपर एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस बनता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, इसके ऊपर जो है मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस अगर आ जाएगा, तो अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छी तरह से पढ़ते समझते हो, तो 100% आपका क्वेश्चन से वहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो बहुत इजी, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, कभी क्वेश्चंस की फॉर्म देखो एकदम इजी फॉर्म होगी तो हर कोई बच्चा कर लेगा, वहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी इसकी फॉर्म है वो जो बिल्कुल हुबहू ऐसी ना देकर कुछ और दे रखी होती है, तो उस फॉर्म को चेंज करके हमको इस फॉर्म में लानी होती है पहले। और जब ये शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म पूरी हमको इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिखेगा, तो हम वहां पर उसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर e रेज़ टू x के मल्टीपल में वहां पर अगर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो खुद फंक्शन है और एक उसके साथ में ही उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है उसी के साथ में। तो यहाँ पर जब कभी भी ऐसी फॉर्म बन जाती है या फिर हम ऐसी फॉर्म बना लेते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, वहां पर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स की पहचान करनी है, फंक्शन और उसके अवकलन की पहचान करनी है, अवकलज की पहचान करनी है। और कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो अवकलज है वो सेकेंड स्टेप में वहां पर दूसरा पद दिया हुआ होगा, पहला पद आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एफ ऑफ एक्स बाद में भी दे सकता है और एफ डैश एक्स पहले भी दे सकता है। तो आपको वहां पर पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन एफ ऑफ एक्स है, कौन उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। तो जब ये हमको पता चल जाएगा तो उसका सीधा सा आंसर हम लिखेंगे ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। ये डायरेक्ट इसका आंसर आप रख सकते हो। इसका वैसे एक सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन करके भी हम ला सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप बना सको तो इससे जल्दी आंसर निकल जाता है। मैं दोनों तरह के मेथड बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से भी करवाता हूँ और ऐसे भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, कोई ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अब ये क्या क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज है, जमा हुआ है बिल्कुल। तो हम कहेंगे देखो ई रेज टू एक्स की जगह ई रेज टू एक्स है। अब यहाँ पर एक तो फंक्शन है और एक उसका डिफरेंशिएशन है। तो कैसे, देखो ये एफ ऑफ एक्स है अगर 1/x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को 1/x ले तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये रिजल्ट उठा के हम इसके अंदर पुट करते हैं, रखते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स, फर्स्ट वाले फंक्शन 1/x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, और सेकेंड वाले फंक्शन की जगह माइनस 1/x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स dx। तो देखो ये फॉर्मूले की फॉर्म में यहां पर बन चुका है, ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल उसके जैसा मैच हो रहा है। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब एफ ऑफ एक्स क्या था, किसको हम एफ ऑफ एक्स लेकर चले थे, 1/x को, तो 1/x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा आंसर होगा, ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए वापस ये रिजल्ट की फॉर्म में ला रहा हूँ और ऐसे अपन लिख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म। आप डायरेक्ट ही यहाँ पर जो है अगर ऑप्शन में आप देखोगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके अंदर सीधा ही रिजल्ट आप लिख कर आ सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। तो इसका आंसर हमेशा मिलेगा आपको ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ई रेज टू एक्स डॉट 1/x, सीधा ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व कर पाता है, वहां पर वो फॉर्म नहीं बन रही है चाह कर भी, तो देखो यहाँ पर जो है वो इसी क्वेश्चंस को अपन दूसरे मेथड से देखते हैं। वैसे इसका ये बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमको इजी सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए और क्विक आंसर निकले, उसकी तरफ हमेशा हमको जाना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस हमको दे रखे होते हैं सॉल्व करने के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या करते हैं, ई रेज टू एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ई रेज टू एक्स डॉट 1/x dx माइनस ई रेज टू एक्स डॉट 1/x स्क्वायर dx। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया दोनों फंक्शन को, दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, ई रेज टू एक्स को दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने अलग अलग कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको हम हमेशा एज इट इज रखते हैं, उसको हम नहीं छेड़ते। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है 1/x। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट। आइलेट के हिसाब से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकी फलन को द्वितीय फलन लेकर चलेंगे और प्रथम फलन अपना कौन सा होगा, बीजीय फलन होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डॉट सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, पीछे वापस क्या लिखेंगे dx। और जो दूसरा वाला जो I2 है अपना सेकेंड इंटीग्रेशन, उसको हम एज इट इज पीछे लिख देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, ई रेज टू एक्स अपॉन 1 ई रेज टू एक्स डॉट 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स का हमको पता क्या रहता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, 1/x मल्टीपल में इसके माइनस। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, और ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स dx माइनस, उसको एज इट इज लिखेंगे ई रेज टू एक्स डॉट 1/x
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में है 1/x स्क्वायर डॉट ई रेज टू एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू एक्स डॉट 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो एक रिजल्ट ये माइनस में और एक रिजल्ट यहाँ पर ये क्या है, प्लस में, बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, जो यहाँ पर था हमारा आंसर, उस वाले शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से किया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक से किया और यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यहाँ पर जो है वो पार्ट है, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई। लेकिन शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम जल्दी आंसर की तरफ जा सकते हैं, इसलिए वो मेथड बेटर है। इससे भी जल्दी हो जाता है, वैसे कोई इसके अंदर टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सेकंड फंक्शन को हम जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हमेशा क्या रखना होता है, एज इट इज रखना होता है, और जो एज इट इज रखा हुआ है वहां पर ये आकर लास्ट में कैंसिल हो जाता है। तो ये इस तरह से अपना आंसर होगा। एक और क्वेश्चन अगर इसके ऊपर अपन देखें, जैसे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x dx, इस टाइप से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है। तो यहाँ पर हमको पता है ये ई रेज टू एक्स है और यहाँ पर बीच में प्लस है या माइनस जो भी हो, लेकिन दो फंक्शन है सेपरेट। तो एक अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेकर चले और उसका डिफरेंशिएशन उसके अंदर ही मौजूद हो, मिल जाए अगर हमको, तो हम सीधी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो 100% शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहाँ पर, उसके लिए ही वहाँ पर वो दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर हम है वो हमको पता है कि अगर हम tan इनवर्स एक्स को क्या माने, हमारा फंक्शन, तो ये इस फंक्शन का tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर ई रेज टू एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स होता है। तो ई रेज टू एक्स, अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका tan इनवर्स एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस टाइप से। तो देखते ही हम आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज लेकर। अब अभी तक जो अपन ने इस ट्रिक पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थोड़े से इजीएस्ट फॉर्म में थे, इजी फॉर्म में थे। यहाँ पर हम जो है वो अभी जो मैंने आपको कहा था कि अगर ये फॉर्म बनी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनी हुई है तो हम बना सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वही क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं। आरपीएससी के अंदर अभी जो मैं ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये इसके बाद भी अपन देखेंगे एक दो, ये क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं इस ट्रिक के ऊपर। और ये जितने भी अभी मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा सब एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और वापस, और इसके साथ ही ये वापस रिपीट भी होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं। तो इन पर हम अच्छी तरह से अपनी कमांड करें या इनके अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम सीखें, ताकि अगर वो कोई क्वेश्चन वहां पर बनकर भी आ जाता है तो हम अच्छी तरह से उसको वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर जो है वो हमको जब भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ होगा ऊपर और नीचे इस तरह से आपको कुछ एल्जेब्रिक रिजल्ट दिया हुआ होगा, ई रेज टू एक्स तो मल्टीपल में मेरे हमेशा रहेगा बाहर की तरफ, हमको सॉल्व करना है इनको, है ना। बीच में प्लस आना चाहिए, एक तरफ एफ ऑफ एक्स होगा, एक तरफ क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। तो हमको पता है जैसा फंक्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ होता है, हम फोकस हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन से या ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, ये वाली शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हम हमेशा फोकस किस पर करेंगे, नीचे वाले फंक्शन पर फोकस करेंगे। नीचे वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास में क्या है x+1, तो हम ऊपर भी x+1 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ऊपर तो देखो वहां पर x+1 बन नहीं सकता बिकॉज x का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक को माइनस कर लेते हैं और एक को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। एक को घटाने पर एक को जोड़ने पर, उस केस के अंदर x² - 1 का फॉर्मूला बनकर x+1 x-1 बन जाएगा। तो वहां से हमको x+1 मिल सकता है। तो हमने फोकस किस पर किया, x+1 पर। x+1 बनाने के लिए हम जो कुछ करेंगे वो ऊपर करेंगे। तो हम वहां पर न्यूमरेटर के अंदर क्या कर रहे हैं, x² में से एक माइनस किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा, मर्जी से कर रहे तो प्लस करेंगे और +1 पहले से मौजूद है, तो एक प्लस किया और एक +1 पहले से मौजूद है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक को जोड़ा, एक को घटाया हमने, और घटाने वाला रिजल्ट जो है माइनस वाला 1 है वो हमने x² के साथ रखा, प्लस वाला नहीं रखा, क्योंकि प्लस वाला तो ऑलरेडी गिवन था वहां पर, फिर वो करने की जरूरत क्या थी। और दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला जो है वो नीचे वाला रिजल्ट हमको देगा, इसलिए। तो यहाँ पर हम x+1 का होल स्क्वायर इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार x² - 1 में हम एक बार उसको प्लस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस अपॉन x+1 का होल स्क्वायर।
ई रेस टू एक्स इसके मल्टीपल में आएगा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसके नीचे इसको भेजा तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। x प्लस वन से एक x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x प्लस वन बचेगा। और दूसरा वाला रिजल्ट क्या अपना 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ई रेस टू एक्स इसके साथ मल्टीपल में है ये। ई रेस टू एक्स को पीछे लिखे या आगे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल में हो कहीं भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन एफ ऑफ एक्स है। अब देखो जितना काम इसके अंदर करना था वो कर चुके अपन। यहाँ पर दो फंक्शन जो है वो अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं, बीच में जो भी प्लस माइनस सिंबल है और साथ में मल्टीपल में ई रेस टू एक्स ही है। तो इन दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से एफ ऑफ एक्स है तो दूसरा क्या है उसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स है। तो हमको वही चीज देखनी है कि कौन एफ ऑफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन लॉन्ग डिफरेंशिएशन करवाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, हमको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ऐसा का ऐसा फंक्शन यहाँ पर है, तो ये तब होगा जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करवाएंगे। जैसे इसको मैं 1 अपॉन एक्स ले लेता हूँ तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। कहीं ना कहीं इससे ये रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स होगा और वो क्या हो जाएगा इसका एफ डैश एक्स। आप चाहो तो इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी करवा सकते हो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं अपना जो रिजल्ट है हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही देख रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करवाते हैं एफ डैश एक्स, u अपॉन वी से डिफरेंशिएशन करवाते हैं। देखो v का क्या हो गया स्क्वायर, या फिर वैसे भी देख सकते हैं u अपॉन वी है तो v का स्क्वायर होता है, नीचे वो v का स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं, सीधा ये एफ ऑफ एक्स और वो क्या आपका एफ डैश एक्स है। v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसके बाद में x माइनस वन एज इट इज v का डिफरेंशिएशन x प्लस वन का वापस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जब इसको एक्सपाउंड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वन, 1 प्लस वन क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आया एफ डैश एक्स। तो देखो ये अगर एफ डैश एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स क्या था आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो। तो इस केस के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो इसके अंदर कुछ विशेष बात है तो यही है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ना देकर यहाँ पर ये रूप दे दिया, तो इसको अपन ने पहले क्या किया, कन्वर्ट किया इसके अंदर। और कन्वर्ट करने के लिए हमने टारगेट किसको किया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, हर वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को हमने टारगेट किया और उस टाइप का ही एक फंक्शन ऊपर बनाना चाहा। तो इस तरह से अपन ने ऊपर बनाने के लिए -1 किया तो +1 करना पड़ा। और यहां से देखो हम यहाँ पर जो नीचे x प्लस वन था तो वैसा वैसा फंक्शन ऊपर बनाना चाह रहे थे तो वो बन चुका है। यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे है तो देखो ऊपर क्या है x प्लस वन मिल गया है। तो यही काम अपन को करना है, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चंस दिया हुआ होगा तो आपको नीचे वाले फंक्शन पर फोकस करना है, जैसा कि अभी अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। इसके अंदर भी यही काम अपन को करना है। ये क्वेश्चंस इस बार सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर आया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछते रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चंस के अंदर भी हमको वही काम करना है जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक दिख नहीं रही है इसके अंदर डायरेक्ट। तो शॉर्ट ट्रिक में बदलने के लिए हमको भी एक ट्रिक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये फंक्शन उस फॉर्म में नहीं है लेकिन बदलेंगे तो एक और ट्रिक हम यूज में लेंगे। और वो ट्रिक क्या है मैंने अभी भी बताई। फोकस किस पर करना है, नीचे वाले फंक्शन पर फोकस करना है। तो हमको x-1 बनाना है, कहां पर, ऊपर। तो x-1 हम बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो -1 को ऐड करो, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, यहां पर ऑलरेडी माइनस चाहिए तो उसी से यूज ले लो x-1 का, तो वहां से भी हम यूज ले सकते हैं। तो देखो माइनस प्लस तो कर ही सकते हैं बट वहां ऑलरेडी -1 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे x-1 -2 ऊपर वाले रिजल्ट को हम इस तरह से लिख देंगे x-3 को, नीचे x-1 का होल क्यूब है e⁻x dx। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, सेपरेट कर सकते हैं अपन x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब, इसके नीचे इसको भेजा -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, 2 के नीचे इसको भेजा e⁻x dx। अब यहां पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब। अब इसके अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आगे वाला फंक्शन ही एफ ऑफ एक्स होगा, ये भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है, ये एफ डैश एक्स हो सकता है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही निकलने वाला है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका e⁻x अपॉन
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो कहाँ है, यहाँ पर टाइम लगता है, बहुत इजीली जल्दी तरीके से ये हो जाएगा। अगर इसको कोई लॉन्ग मेथड से करना चाहे तो क्या करेगा, ई रेज टू एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर फर्स्ट वाले फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और सेकंड वाले फंक्शन को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, तो वो कट जाएगा और आंसर अपन को यही मिलेगा। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसी ट्रिक के ऊपर। देखो अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखे थे, एक केवल मैंने tan इनवर्स x वाला तुम्हें करवाया था इजी, बाकी सारे मैंने x वाले आपको करवाए, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन वाले करवाए लगभग। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दे रखा है। अब इसके अंदर भी हम वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ई रेज टू एक्स के मल्टीपल में इस तरह से कोई रिजल्ट दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो जब जब भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाता है, वहां पर हमको क्या लगानी है, हाफ द एंगल मेथड लगाना है। ठीक है, 99.9% 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लगेगा, हाफ द एंगल ही लग के वो सॉल्व होना है। ठीक है, 99.9% का है, वहां पर 1% में हो सकता है 1 प्लस कॉस एक्स से कुछ और रिजल्ट चाह रहा हो, कुछ और अपन को काम करना पड़े, लेकिन लगभग वहां पर हाफ द एंगल का यूज आएगा। तो यहाँ पर जो है वो ई रेज टू एक्स देखो नीचे अगर हम हाफ द एंगल लगाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स के अंदर, तो निश्चित रूप से ऊपर भी हाफ द एंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लगाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पर नीचे हाफ द एंगल लगाते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ द एंगल जो होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, जो भी एक्स था उसका हाफ हो गया, एक्स अपॉन 2। हाफ द एंगल फॉर्मूले अच्छी तरह से हमको लर्न होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऊपर 1 प्लस साइन एक्स की। तो देखो 1 प्लस साइन एक्स में हम साइन एक्स की जगह हाफ द एंगल लगा देंगे, तो साइन एक्स की जगह हाफ द एंगल लगा दिया 2 साइन एक्स अपॉन 2 डॉट कॉस एक्स अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर भी एक्स अपॉन 2 हो गया, उधर भी एक्स अपॉन 2 हो गया। लेकिन हम इस 1 का क्या करें, ठीक है, तो इस 1 की जगह भी हमको यहाँ पर है वो हाफ द एंगल लगाना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर वहां पर 1 की जगह भी हम हाफ द एंगल हाफ द एंगल क्या मतलब रिजल्ट हम हाफ द एंगल में लेकर चलेंगे। तो 1 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये लिखने पर 1 की जगह, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साथ में 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और वहां से कट के कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाता है हमको। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है वो 1 की जगह ये लिखना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, ये इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं जैसे 1 है तो 1 की जगह हमेशा ये लिखने पर, ये किसी और क्वेश्चंस के अंदर रखने पर जरूर सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे, 1 को हम नहीं छेड़ेंगे। तो 1 की जगह हमने 1 ही लिखा। तो हमने क्या किया, साइन एक्स की जगह हाफ द एंगल लगाया और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हाफ द एंगल लगाया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ई रेज टू एक्स 1 के नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को अपन भेज देते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, अब यहां पर इसके नीचे इसको भेजा, अब इसके नीचे भी इसको भेजेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x अपॉन 2। अब आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं कि कौन यहां पर है वो फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन। तो ये सीधा सीधा यहां पर f ऑफ x है। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है तो क्या है, x अपॉन 2 है, तो अगेन डिफरेंशिएशन x अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो इस तरह से हम यहां पर ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, इसके अंदर लगाकर हम सीधे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक तुम्हें क्वेश्चंस करवाए वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट ट्रिक पर करवाए। वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का ही वहां पर उसी का एक पार्ट है। अब अपन यहाँ पर जो है वो आगे अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये मैंने आपको जो लास्ट क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो इन सभी फॉर्मूलों पर करवाए थे। ये फॉर्मूले हम
इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले पहले हमने डिस्कस किए थे, फिर इसके ऊपर अपन ने सारे क्वेश्चंस देखे थे, जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर, ये सारे जो रिजल्ट है वो हमको कहाँ मिल रहे हैं, डिनोमिनेटर के अंदर, सारे हर में रिजल्ट मिल रहे हैं, चाहे रूट वाले हो चाहे बिना रूट वाले हो, ठीक है, सब एक जैसे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट अलग अलग होते हैं जैसे अपन ने देखे थे। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताए थे और कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे अंदर, उसके अंदर कि कुछ जैसे इस टाइप के रिजल्ट अगर वहां पर मल्टीपल में आ जाए, बिना रूट वाले नहीं, बिना रूट वाले अगर ऊपर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये ऊपर आ गया तो फिर क्या दिक्कत है, यहां पर तो इसको सेपरेट करके कर सकते हैं। लेकिन ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट वाला वहां पर नीचे ना अगर ऊपर आ गया, बिना रूट में कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट करके कर लेंगे तो फिर बहुत इजी क्वेश्चंस बन जाएगा। लेकिन रूट वाला अगर वहां पर अंश के अंदर आ गया इस तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब इसके अंदर कभी कभी इजी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि तो ये तो खुद अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर कुछ लिमिट लगा देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर यहाँ पर किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बीच में ऐसी कोई स्टेप आएगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम पढ़ रहे इधर ही यूज आ जाए, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जब हम डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी हो सकता है इनका यूज आ जाए। तो फॉर्मूले सारे अच्छी तरह से हमको क्लियर होने बहुत जरूरी है इधर। तो अब जो इसके ऊपर वाले रिजल्ट जो रूट वाले हमने लर्न किए थे वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज आएगा, या तो फिर यूज आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन तीनों में से कोई एक यूज आएगा यहाँ पर। तो वो तीनों फॉर्मूले जो लंबे फॉर्मूले थे वो भी हमको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले अगर ये रूट वाले रिजल्ट हम देख ले एक बार, तो वापस एक बार इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूं। जैसे dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज, ये ऐसे मैंने इसको याद रखवाया था, log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर log ऑफ x, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तीसरा रिजल्ट जो है वो माइनस में होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरा वाला जो रिजल्ट है वो log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे के ऐसे यहाँ पर रहेगा। और जो तीसरा वाला रिजल्ट है इसकी जगह हमने देखा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंसी। ये तीनों रिजल्ट है। अब इनका यूज इधर आएगा, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए जैसा कि अपन ने शॉर्ट ट्रिक का यूज लिया था उसी से बना देते हैं, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमको ए का रिजल्ट तो मिला यहाँ से -1, बी का रिजल्ट मिला -2 और सी का रिजल्ट क्या मिला +3, -1 -2 और +3। अब ये रिजल्ट इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है अपनी, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। ये अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a का रिजल्ट कितना हो गया -1, x प्लस बी अपॉन 2a। तो b और ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b की जगह 2 और a की जगह नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a की जगह क्या है 1, मतलब अपने पास क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब ये रिजल्ट इसके अंदर रख के कैलकुलेशन अपन ने कर दी। फिर माइनस b का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर a और c, जो a माइनस में और c प्लस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। c का रिजल्ट 3 है, a का रिजल्ट 1 है और 4 3 12 हो गया। फिर 4 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर है वो +1 रहेगा, -1 का स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। तो यहाँ से जो है वो हो जाएगा, देखो कितना हो गया 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट उठा के हम क्या करते हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब हमको फॉर्मूला देखना है कि क्या कौन सा फॉर्मूला इधर लगेगा। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल इसके पास में मैं ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसके जैसा ही। यहाँ पर अगर ये dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हर के अंदर ना होकर अंश में हो जाए, डी एक्स के साथ में मल्टीपल में हो, तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, x अपॉन 2। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, x अपॉन 2 क्वेश्चंस एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हम लिखते हैं यहाँ तक।
फिर उसके बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट है क्या है, जो नीचे वाला ये रिजल्ट था साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, वो ऐसे के ऐसे इसके साथ में यहाँ पर हम चिपका देते हैं इसके साथ, मतलब लिख देते हैं ऐसे के ऐसे एज इट इज उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का रिजल्ट ये होता है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको अप्लाई करने पर x अपॉन 2, तो देखो x की जगह यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है, तो सीधा ही हम लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज x के ऊपर पावर लीनियर है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x अपॉन 2, क्वेश्चंस एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस एज इट इज क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आप लिखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है वहां पर ऑप्शन में ये नहीं हो, क्योंकि ये तो आपने बनाया है, ये आपने बनाया किससे बनाया, इससे चलते चलते किससे बनाए, इससे बनाए। तो आपका क्वेश्चन ये है, मतलब क्या वही था, तो इसकी जगह आप वो लिख सकते हो। अगर ये नहीं है तो वही है ना, उसको खोल के लिखोगे तो वही आना है, क्योंकि उसी की जगह ये लाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह कितना है वापस 2, तो 2 लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट c, तो ये इसका आंसर होगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इसलिए ही बताया क्योंकि अभी तक ये तो अपन ने सारे देखे थे इस टाइप के, लेकिन ऊपर में अगर ऐसा रिजल्ट आ जाता है रूट वाले, इस टाइप के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 और बन सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर, और एक क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसे ये फॉर्मूला हमने लर्न किया वैसे ही ये दोनों फॉर्मूले भी हमको पता होने चाहिए। तो दिखने में बहुत ईजी है, लेकिन जिसको फॉर्मूला पता है वही ये कर सकता है। और ये देगा तो लिमिट वाला बनाकर दे देगा, लिमिट ही अपन को अप्लाई करनी है उसके बाद में, ठीक है, निश्चित समाकलन बनाकर दे देगा। तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे। तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के थे। उसके अंदर अपन ने अलग अलग मेथड पढ़े। सबसे पहले अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी। अब हम यहाँ पर जितने भी मेथड इसके अंदर थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर है वो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, और जो कि इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से वहां पर है वो प्रॉपर्टीज वगैरह सब अप्लाई करना, जिसके ऊपर क्वेश्चंस 100% एग्जाम में बनता है। तो वो सारा डिपेंड करेगा इसके ऊपर ही, ठीक है, लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब निश्चित समाकलन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको सभी को पता है वैसे जनरल बेसिक कंडीशन है इसकी, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करवाना और लिमिट दे रखी है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करवाएंगे। जनरली जैसे हमने वहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल किए थे अभी तक, अनिश्चित समाकलन जो अपन करते आए, वैसे ही हम जनरली इसका क्या करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या लिख लिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख दिया। जो भी मतलब इंटीग्रेशन होकर उसका रूप चेंज हो गया। मेरे कहने का मतलब ये स्मॉल को ग्रेटर में लिखना या ग्रेटर को स्मॉल में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जो ये लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट नीचे आएगी और अपर लिमिट ऊपर रहती है। अब यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे हम और उसके बाद में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है जिसके बारे में आपको नॉलेज है। अब जैसे कि अपन कोई एक क्वेश्चन नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना और लिमिट अपन को दे रखी है 0 से 1। तो सबसे पहले यहाँ पर है वो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट 0 to 1 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, निश्चित समाकलन के अंदर ऑलरेडी जो रिजल्ट होता है वो कांस्टेंट में ही आता है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट c ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैसे ये देखो रिजल्ट इसका क्या आया, 1/2 आया, तो यहाँ पर हमको कांस्टेंट c ऐड करने की जरूरत नहीं होती, निश्चित समाकलन है। अब इसके ऊपर अपन है वो कुछ 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो जो है वो लिमिट वाला है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होने वाला ये, और दोनों इसके अंदर आपको बातें क्लियर हो जाएगी कि अगर वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, लिमिट किस तरह से वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा लिमिट है वो चेंज होगी, हर बार चेंज होगी जितनी बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि उपयोग में लाएंगे।
तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना जरूरी है, बिकॉज जो फंक्शन है देखो x है यहाँ पर, बट वहाँ पर e रेज टू एक्स नहीं है, क्या e रेज टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम e रेज टू एक्स स्क्वायर को या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर को अगर t मानकर चले, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से x dx हट जाएगा डिफरेंशिएशन करवाने पर, और थोड़ा सा इजी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को t मानकर चलते हैं, फिर हमने यहाँ पर माना इसको लेट, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, ठीक है। अब 2 मल्टीपल में था, यहाँ अगर डिवाइड किया, अब यहाँ पर ये तो सारा अपन ने काम कर दिया, x dx की जगह अपन ये सब चीजें लिख देंगे, लेकिन दूसरा जो हमारा काम है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, वो है लिमिट को चेंज करना। लिमिट यहाँ पर जो ये दे रखी है 0 to 1, ये किसकी लिमिट है, ये वेरिएबल x की लिमिट है, क्योंकि x के अंदर क्वेश्चन था पूरा, हमारा फंक्शन हमारा x का था। अब हमारा जो फंक्शन है वो x से किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, t में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो अब लिमिट भी t के रिस्पेक्ट में आएगी, वहां पर जो लिमिट दे रखी थी वो x के रिस्पेक्ट में थी, तो अब यहाँ पर लिमिट चेंज होके आएगी, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी, t के रिस्पेक्ट में आएगी। तो यहाँ पर हमको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो निकालते कि निम्न सीमा इसकी क्या निकलेगी। तो देखो निम्न सीमा, जब x का रिजल्ट 0 है यहाँ पर, तब t का रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। तो देखो वो जो हम लिमिट लाते हैं वो हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं रिजल्ट वहां से लाई जाती है। तो इसके अंदर हम रिजल्ट के अंदर रखेंगे, तो x का रिजल्ट जब 0 है तो t का रिजल्ट क्या हो गया 0 हो जाएगा। फिर हम अपर लिमिट निकालते हैं, उच्च सीमा ऊपरी सीमा निकालते हैं। अब अपर लिमिट के अंदर क्या है 1 है, x की जगह हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो t का रिजल्ट क्या हो गया 1। तो यहाँ पर जो है वो हमारा इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी आ गई 0, अपर लिमिट कितनी आ गई 1। अब यहाँ पर 0 to 1 है, वहां पर भी 0 to 1 था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो की वही तो लिमिट है, लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा हुआ कि लिमिट सेम आई, लेकिन ये लिमिट 0 to 1 t की लिमिट है यहाँ पर, और वो लिमिट किसकी थी x की। जरूरी नहीं है कि हर बार एक जैसी आएगी, अलग आती है, ठीक है। तो 0 to 1 अपन ने लिमिट लिख दी। अब यहाँ पर x dx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/2 dt, 1/2 dt, और e रेज टू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर t, एक्स स्क्वायर की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर 1/2 e रेज टू t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू t 0 to 1, तो 1/2 e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 0, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट की t की जगह, फिर लोअर लिमिट पुट की यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना रिजल्ट आया 1/2 e माइनस 1, e रेज टू 0 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो ये अपना आंसर रहेगा। अगर यहाँ पर आप लिमिट को चेंज करना भूल जाते हो इस तरह से, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने अपनाया लेकिन लिमिट को चेंज करना हम भूल गए, तो यहाँ पर लिमिट अगर आपने वो की वही लिखी है x के रिस्पेक्ट वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा, वापस जो आपका t का फंक्शन था वो किसके अंदर लिख देना है, x के अंदर लिख देना है। जहां जहां t था उसकी जगह अपन को क्या कर देना है, x वाला रिजल्ट आप रखोगे लास्ट यहाँ पर, e रेज टू एक्स, t का रिजल्ट वापस अपन अगर एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं इधर, ठीक है, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, वही आएगा। क्यों, कब, जब आप लिमिट चेंज करना भूल गए, तो अब आप लिमिट रखोगे वहां पर, लेकिन फंक्शन तो अपना t का है, तो यहां तो रख नहीं सकते t, ठीक है, t के अंदर लिमिट x की है, तो फंक्शन को भी t से वापस किस में बदलना पड़ेगा, x में बदलना पड़ेगा। यहां पर t की जगह एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब आप लिमिट वो x वाली रखोगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन जनरली जब हम वहां भूल जाते हैं लिमिट को चेंज करना, तो हमको क्या यहाँ पर कहाँ से याद आएगा कि t की जगह हमको एक्स स्क्वायर लिखना है। इसलिए अपन को ये आदत बनानी है कि जब भी जो है, और आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट आपको सबको आता है ये सारी चीज़ें करनी, तो जब भी t वाला फंक्शन होगा उसको x के जो x का फंक्शन है t के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या कोई भी फंक्शन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपनाएंगे तो लिमिट को चेंज करना है अपन को। इस क्वेश्चंस को यहां पर अपन ने एक्स स्क्वायर को t मानकर किया, यहां पर इसी क्वेश्चंस को अपन जो है वो e रेज टू एक्स स्क्वायर पूरे ही फंक्शन को हम t मानकर भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू एक्स ही होता है, बट x x ना होकर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx, तो x dx 2 को मैं उधर भेज देता हूं dt के पास में। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, e रेज टू एक्स स्क्वायर x और dx सब हट गए,
पूरा का पूरा रिजल्ट ही हट गया। और यहाँ पर जो है लिमिट, तो देखो आप देखो लिमिट क्या आएगी यहाँ पर, लिमिट चेक कर लेते हैं। लोअर लिमिट यहाँ 0 रखो x की जगह, तो e पावर 0 कितना हो गया 1, तो t का रिजल्ट कितना आ गया 1। अब अपन 1 रखेंगे x की जगह, 1 रखा तो लिमिट क्या हो गई, अब e हो गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो ये अपना पूरा रिजल्ट है ये हट चुका है, और इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt/2, मतलब 1/2 को आगे ले लेंगे। अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t 1 से e, तो 1/2 e - 1, तो ये अपना आंसर यहाँ पर सेम आएगा ये। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको t मानकर चल रहे हो, ठीक है। x² को लेकर चलोगे तो थोड़ा इस तरह से करना पड़ेगा, e⁻x² को लिया तो आंसर और जल्दी आएगा। तो सारे तरीके सही है, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। मेथड कितने ही होते हैं मैथ्स के अंदर, एक ही क्वेश्चंस के, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर यहाँ पर है वो 0 to 1 x e⁻x dx प्लस 0 to 1 sin πx/4 dx। अब इस क्वेश्चंस के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लिया, और दिखती बात है यहाँ पर सेपरेट करने से ही फायदा है, क्योंकि ये फंक्शन बिल्कुल ही अलग है, इससे प्लस है बीच में, और इसका इजीली यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ, कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर इतनी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिमिट का यूज कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले केस के अंदर हम लिमिट का यूज कैसे करेंगे, वो चीज़ वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि जो खंडशः समाकलन के अंदर बच्चों को लिमिट रखने में प्रॉब्लम होती है, कई बार आंसर है वो रॉन्ग निकाल देते हैं जल्दबाजी में, लिमिट कहाँ रखनी होती है और कहीं रख लेते हैं। जैसे कि देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन तो कौन है, एल्जेब्रिक फंक्शन ही है जो आगे दे रखा है, और सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर हमको इसका इंटीग्रेशन करवाना है, तो इंटीग्रेशन करवाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन क्या है, e⁻x। अब आगे क्या लगी हुई है, लिमिट, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ये लगा देते हैं 0 to 1, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसमें क्या करना होता है, हमको दोनों का रिजल्ट साथ में लिखना होता है। जैसे फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करवा के ही सीधा लिखना है आपको, अलग से आपको इंटीग्रेशन बना के 0 to 1 लिमिट नहीं लिखनी है। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और यहां पर सीधे ही लिमिट लिख देनी है, क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 इस तरह से लिख देंगे। क्लियर हुआ, क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करवाया जो भी सेकेंड फंक्शन का, सीधा रिजल्ट इसके मल्टीपल में यहां लिख दिया, और लिमिट जो है वो पूरे के ऊपर लिखनी है, न कि वहां पर जो लिमिट है वो सिर्फ 0 to 1 x e⁻x इसके e⁻x के ऊपर ही रहेगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। लिमिट यहाँ पर जो है वो x के ऊपर भी आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है वो दोनों ही फंक्शनों की लिमिट है, ये 0 to 1, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, x को आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप लिमिट जो है वो इस x फंक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, जबकि यहाँ पर क्या लिमिट के अंदर ये दोनों फंक्शन दे रखे, तो लिमिट जितना e⁻x के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही लिमिट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर x के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर है वो साथ में ही इसका इंटीग्रेशन करवा के इस तरह से रिजल्ट लिखा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, और फिर अपन को लिमिट यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है, होल इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तब यहां पर आपको लिमिट लिखनी है 0 to 1, उसका रीजन है अभी अपन देखते हैं। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या था अपना x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx, यहां पर जब सेकेंड का इंटीग्रेशन करवाया तब यहां पर अपन को लिमिट वापस नहीं लिखनी है, क्लियर है, और पीछे अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा dx प्लस, अभी इसको अपन देखते हैं यहां पर, इससे पहले यहां पर ये समझते हैं, यहां पर अपन ने लिमिट लगाई होल इंटीग्रेशन के ऊपर 0 to 1, बट अपन ने यहां पर लिमिट नहीं लगाई, उसका रीजन क्या है, लिमिट यहां पर दो बार नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर आपने होल इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा दी 0 to 1, दैट मींस वहां पर इसके ऊपर भी लिमिट लग चुकी है। कैसे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही तो आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक ही लिमिट है वो 2 बार उसके ऊपर नहीं लगने वाली है, इस फंक्शन के लिए यहां पर लिमिट आगे काम आएगी, इसलिए अपन ने यहां पर लिमिट होल इंटीग्रेशन के यहां पर लगाई। तो हमेशा
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जब अपन लिमिट अप्लाई करते हैं तो इस तरह से अपन करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन करवा के साथ में लिखेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन पर लिमिट लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहां पर लिमिट नहीं लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा dx। फिर यहां पर इसका इंटीग्रेशन इजीली अपन कर सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर है वो माइनस कॉस पाई x अपॉन 4 लिमिट 0 to 1। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि x के मल्टीपल में यहां पर हमको जो है वो कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, केवल x नहीं है। हमने तो साइन x समझ कर किया कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, बट x नहीं है, x के मल्टीपल में क्या है पाई अपॉन 4। तो जो भी इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीपल में x के मल्टीपल में वेरिएबल के मल्टीपल में कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो हमेशा क्या करता है डिवाइड करता है। तो पाई अपॉन 4 यहां पर डिवाइड करेगा, दैट मीन्स उसको अपन उल्टा करके ही लिख देते हैं क्या 4 अपॉन पाई। तो इस चीज को नहीं बोलना है, यही अगर आप यहां पर पाई एक्स अपॉन 4 को t मानकर करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो रिजल्ट क्या आने वाला था, यही आने वाला था। लेकिन हम यहां पर डायरेक्ट इसको लिखना सीखेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो इधर। तो अब यहां पर अपर लिमिट पुट की 1 e⁻1 माइनस 0 हो जाएगा, x की जगह जैसे अपन 0 रखेंगे, होल इंटीग्रेशन 0 to 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, e⁻x का e⁻x, पीछे ये dx यहां पर लग जाएगा, प्लस 4 अपॉन पाई, प्लस माइनस आप माइनस कर ले इधर माइनस। अब यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 1 तो cos पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे cos 0। तो यहां पर अपने पास में क्या हुआ e माइनस, अब यहां पर e⁻x जो है 0 to 1 लिमिट रख देंगे, माइनस 4 अपॉन पाई, cos पाई बाय 4 का रिजल्ट 1 अपॉन √2 और cos 0 का रिजल्ट कितना है 1। तो e माइनस e⁻1 e रहेगा और e⁻0 क्या हो जाएगा, आप इस तरह से एक बार लिख दो, e⁻0 कितना हो जाएगा 1। फिर माइनस 4 अपॉन पाई, यहां पर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो √2, तो 1 माइनस √2 हो जाएगा। फिर यहां पर e से e कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, माइनस 4 अपॉन √2 डॉट पाई 1 माइनस √2, ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो यहाँ पर आगे और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो इस क्वेश्चंस को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इस तरह से लिमिट अप्लाई अपन करते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा होगा, जो अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीनियर सेकेंडरी लेवल जो 12th क्लास या 11th क्लास का जो भी मटेरियल है वो पढ़े हुए काफ़ी टाइम हुआ होगा। तो इसलिए उनको ये छोटी सी कुछ बेसिक बातें हैं वो भी जो है वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिमिट अप्लाई करनी है तो आप आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस वजह से अगर आपका आंसर रॉन्ग आएगा तो फिर ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपने थोड़े कंसेप्ट है वो क्लियर होने जरूरी है। अभी जो अपन यहाँ पर टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। यहाँ पर जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम आगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में भी देखेंगे, ग्रेजुएशन लेवल वाली जो बुक है अपनी, उसके अंदर भी इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन के थ्रू हमको अगर सॉल्व करना हो यहाँ पर सीरीज वाले क्वेश्चंस, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और जो सीरीज में जो भी हमको वहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ होगा उनके बीच में अगर प्लस है तो उनका हम समेशन कैसे निकालेंगे, उनका सम कैसे निकालेंगे, जो है वो उसका फाइनल रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज लेकर कैसे उसको सॉल्व करें। तो देखो इसके लिए यहाँ पर इस टाइप से आपको क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या तो इस तरह से दे रखा होगा या पूरा सीरीज फॉर्म में दे रखा होगा, अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, 1 to n या m जो भी यहाँ पर सीरीज चलेगी, 1 से लेकर जहाँ तक वो r का रिजल्ट चल रहा है, और हमारा जो हमको सीरीज दे रखी होगी वो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है 1/n डॉट f ऑफ r/n की फॉर्म में, तो हम उसको फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 1/n r/n फंक्शन ऑफ r/n ये क्या चीज है, यहाँ पर जो 1/n हमारे द्वारा बनाया जाएगा या फिर क्वेश्चंस के अंदर ही दिया हुआ होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx, और जो r/n होगा उसको हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ये सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर तो देखो क्या बन जाएगा, r/n x है तो f ऑफ x हो गया, x का कोई फंक्शन हो गया, और यहाँ पर 1/n ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। तो मतलब वहां पर इंटीग्रेशन
की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो देखो लिमिट भी हमको इसके अंदर निकालनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो लिमिट निकालने के लिए हम जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज में लेकर चलेंगे वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन n, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर जो n का जो रिजल्ट है अपने पास में वो हमको जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, r का रिजल्ट 1 से लेकर n तक, मतलब ये 1 है लोअर लिमिट के लिए काम आ जाएगा और अपर लिमिट के लिए काम आ जाएगा जो भी m n लास्ट जो भी टर्म दे रखी होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे r की जगह। और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब पुट करेंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। अब ये जो चीज मैंने सारी बताई है ये जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर होगा। आपको सिर्फ अभी फिलहाल ध्यान रखना है कि r अपॉन n की जगह हम x लिखते हैं और 1 अपॉन n की जगह हम लिखते हैं dx या इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखते हैं, ठीक है। तो आपको फंक्शन को इस फॉर्म में r अपॉन n 1 अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टाइप से। और लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास में r अपॉन n। तो यहाँ पर और पद यहाँ पर है वो जो इस तरह से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट गिवन होगी उसके क्वेश्चंस के अंदर। देखो जैसे ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर ये सीरीज दे रखी है, बीच में सबके प्लस है, हमको इसका समेशन निकालना है, सम निकालना है, फाइनल रिजल्ट निकालना है, टोटल रिजल्ट निकालना है इसका। तो यहाँ पर लिमिट जो हमको गिवन है n टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो बदलने वाले जो भी रिजल्ट है, जो चेंज है, ठीक है, तो चेंज हो रहे रिजल्ट वो क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ 1 है, फिर ये क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है। तो जो चेंज होने वाले रिजल्ट है वो अपना यहाँ पर काम करेंगे स्मॉल r का। किसका काम करेंगे, r का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखे, ठीक है, सिग्मा की फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन। अब यहाँ पर जो r का मान है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है वो हमको देखना है। तो देखो r का मान क्या हो रहा है, पहले 1 फिर 2, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, n तक चला। ये जो 2n है उस 2n को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n प्लस n। और आगे वाला जो n है वो तो यहाँ पर देखो सब में है, n सबके अंदर है। और जो पीछे वाला n है वो कहाँ से आया, 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक चल रहा है, n तक। तो जो चेंज हो रहा है वो रिजल्ट आपका r का होता है। तो r इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी लास्ट टर्म को आपने ऐसे लिखा। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लास्ट टर्म मिली हुई होगी, हो सकता है उसको आपको इस तरह से सेपरेट करके देखना पड़े कि r का रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। वो आपको सेपरेट करने पर मिलेगा और किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट ही दिख जाएगा। फिर यहाँ पर हम अब इस फंक्शन को लेते हैं, हमने सिग्मा लगा दिया, मतलब सारे प्लस के सभी स्टेप को कंबाइंड करके हम एक रिजल्ट की फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस r, 1 अपॉन n प्लस r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाओ, r की जगह 1 रखा, ठीक है, तो n प्लस 1 आ गया। फिर 2 रखोगे तो n प्लस 2 आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी। फिर 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरह से आप n रखोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी n प्लस n। तो हमको यही रिजल्ट मिल रहा है, r की जगह रखना। और वापस आगे सिग्मा है, सिग्मा का मतलब हो गया सबके बीच में क्या हो गया, प्लस। तो इस पूरे रिजल्ट को हमने यहाँ पर जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखा, छोटे रूप में हमने कंबाइन करके समेशन के रूप में इसको लिखा। और आगे जो लिमिट थी वो एज इट इज हम लेकर चल रहे। हमने केवल यहाँ पर ये रिजल्ट इस बड़ी वाली सीरीज को इस फॉर्म में यहाँ पर लाया, इस रिजल्ट के फॉर्म में लाया। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ से हमारा काम रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो r अपॉन n है वो अपना x का काम करेगा और 1 अपॉन n है वो अपना किसका काम करेगा, dx का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं। तो n को कॉमन लेने पर 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n डॉट, यहाँ से अपन ने क्या किया, n को बाहर निकाला है तो n को अपन सेपरेट लिख देते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि r अपॉन n की जगह हमको x लिखना है और 1 अपॉन n की जगह, जैसे हम सिग्मा को हटाएं, सिग्मा और 1 अपॉन n है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, सॉरी आगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन को अभी नहीं लिखना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर लिमिट निकालने के काम आएगा, ठीक है।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट से हम यहाँ पर देखो नाम आगे क्या लिखे, लिमिट, जैसा कि हमको पता है, और ये लिमिट वहाँ पर क्या आती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर इसका यूज आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सिग्मा 1/n की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर ये जो रिजल्ट है इसकी जगह हो जाएगा 1/1 प्लस जो r/n है इसकी जगह क्या लिखेंगे, x ही हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर लिमिट निकालने की। तो लिमिट निकालने के लिए अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट। यहाँ पर आपकी लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट गिवन होगा, उसको इस तरह से लेकर चलना है, और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट रहेगा इसके साथ वो क्या रहेगा, r/n। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट निकालने के लिए हम देखेंगे r का रिजल्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है। तो r का रिजल्ट हमने क्वेश्चन से देखकर निकाला था कि r का रिजल्ट 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो 1 यहाँ पर क्या हो गया, लोअर लिमिट का काम करेगा, और n क्या करेगा, आपके अपर लिमिट का काम करेगा। तो एक बार आप क्या पुट करते हो, 1 पुट करते हो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये वाला रिजल्ट के समेशन ऑफ सीरीज अपन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप अच्छी तरह से इसको देखें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी जो भी है। तो हम यहाँ पर r का रिजल्ट एक बार तो हम पुट करेंगे 1, और उसके बाद क्या पुट करेंगे, r इक्वल टू n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट 1 पुट किया एक बार, और दूसरी बार हम n टेंस टू इन्फाइनेट r का रिजल्ट पुट किया n/n। तो देखो ये आपकी जो है, जब स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने r का रिजल्ट 1 पुट किया था, ये आपके निकल जाएगी लोअर लिमिट, और ये आपके निकल जाएगी अपर लिमिट। तो जब n टेंस टू इन्फाइनेट यहाँ रखेंगे क्या आएगा, रिजल्ट 0, और n से n कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिला 1। तो लिमिट रखने की आवश्यकता ही नहीं है, रिजल्ट सीधा क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई 0, और अपर लिमिट आपकी क्या हो गई 1। तो यहाँ पर अब सीधा सा है dx/x, dx/x, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, लीनियर है। तो dx/x क्या होता है, log of x, log of x, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है 1। अब वैल्यू पुट कर लो इधर, log of 1 + 1 माइनस log of 0 + 1। तो देखो यहाँ पर log 2 माइनस log 1 क्या हो जाएगा 0। तो log 2 हमारा इधर फाइनल आंसर होगा, इस टाइप से। क्लियर हो गया। तो अगर सीरीज की फॉर्म में दे रखा है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। तो इसमें जो भी ये छोटे छोटे रिजल्ट से मिलकर ये जो अपना बन रहा है फंक्शन, ये हमको याद होने चाहिए कि r/n है वो x है, फिर 1/n जो रिजल्ट होगा सिग्मा 1/n, और जो भी लिमिट यहाँ पर r की होगी वो हमने इंटीग्रेशन ऑफ dx का काम करेगा। फिर हमको लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए r/n का फॉर्मूला लेकर चलना है, और लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट आगे दे रखी होगी, उसको भी साथ में रखना है अपन को। ठीक है, ये वाला रिजल्ट भूलना नहीं है। फिर हम r का रिजल्ट इधर पुट करेंगे, जो जो भी हमको दे रखा होगा, जहां से इनिशियल स्टेज क्या है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति इसकी, और इसकी लास्ट स्थिति क्या है। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पर रखेंगे। इनिशियल पॉइंट 1 है, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, इसका n है। तो एक बार 1 रखा, एक बार क्या रखा, n रखा। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो अपन को दे रखा है सिग्मा r का रिजल्ट 0 से लेकर क्या है n - 1, 1/√4n² माइनस r²। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर और उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अंदर ऑलरेडी एक फॉर्म हमको बनाकर दी गई है, ठीक है, और उसके अंदर अपन ने यहाँ पर ये फॉर्म लाई है पूरी, इसको इस रूप में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पर हमको सीधा ही रिजल्ट इसके अंदर पुट करना है। तो दोनों ही केस के, दोनों ही फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये या फिर वो, लेकिन मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इस सीरीज फॉर्म वाला क्वेश्चंस है, वो एग्जाम में दिया जाता है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमको वही काम करना है। देखो यहाँ पर लिमिट इस फॉर्म में दे दी कि n टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट हमको गिवन है। r का रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर n - 1 तक चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन अपन पहले अपन r/n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो r = 0 to n - 1। यहाँ से देखो r/n बनाने के लिए हम n² को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो रूट से बाहर आएगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 4 एज इट इज माइनस r/n का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1/n। इस टाइप से अपन ने इसको लिखा। और n टेंस टू इनफाइनाइट के लिए आगे हम लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। फिर यहाँ पर अब इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका dx है, रूट ऑफ
4 माइनस ये आपका क्या हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके 2 का स्क्वायर लिख दोगे 4 को। फिर यहाँ पर लिमिट हमको चेंज करनी है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r अपॉन n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो r का रिजल्ट एक बार तो आपको 0 लेकर चलना और एक बार आपको क्या लेकर चलना है n माइनस 1। तो एक बार इनिशियल पॉइंट 0 है और इसका लास्ट पॉइंट ऊपरी सीमा है वो n माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले आप 0 रख दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 अपॉन n, सीधा ही रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस बार अपन क्या रख रहे हैं n माइनस 1 अपॉन n। अब लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट दे रखी है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे n को कॉमन लेंगे, ऊपर वाले n को, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन n आएगा। तो इस टाइप के कॉमन लेकर करने वाले, जब n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखी है, हम लिमिट में बहुत से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इनफाइनाइट हो तो कॉमन लेकर करना चाहिए। अब देखो वहाँ सीखा हुआ कंसेप्ट इधर काम आ रहा है बहुत छोटी सी कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन जो अपन ने सीखा है वो कहीं ना कहीं यूज जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n अपॉन n, n से n कट जाएगा और जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 और यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपकी वहाँ पर हो गई 0 और अपर लिमिट क्या हो गई 1। अब यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करवा सकते हो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। इंटीग्रेशन करवा दिया फॉर्मूले से, अब लिमिट पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, अपर लिमिट x की जगह 1 पुट किया और साइन इनवर्स 0/2। तो यहाँ पर जो है वो साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की। तो यहाँ पर तो रिजल्ट सीधा कितना आ जाएगा π/6, साइन π/6, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा π/6 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 0 का रिजल्ट 0 रहता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा π/6। इस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। तो ये है समेशन वाले क्वेश्चंस। अब ये जो समेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको है वो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना है इसकी। पॉज। अभी जो अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए समेशन के ऊपर, इसके ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है। और इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्क कर रखे, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें और तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है।